हेलो नमस्कार साथियों, मैं अमित विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे। तो आई होप मैं जहां तक समझ सकता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक बार मिलते हैं। मैकेनिक्स के यूनिट 2 पे बात करेंगे आज हम लोग, जो कि कल बात किए थे। लास्ट लेक्चर जो था हमारा यूनिट 1 का था, वहां पे हमने बात किया था फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस के बारे में बात किया था। वहां पे हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी था। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी था। और जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा फोर्स था। फोर्स कौन से होते हैं, है ना, तो उस बारे में बात किया था। फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूसीएल क्या होता है। तो वहां पे ये सब बारे में बात किया था। वहां पे हमने फर्स्ट यूनिट खत्म किया था। तो आज हम शुरू करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों और जो समझो चिंटू मिंटू पिंटू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। जैसा कि हमने बात किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यूनिट 2 है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 2, कंपोजिशन एंड रीसोल्यूशन ऑफ फोर्स। कंपोजिशन एंड रीसोल्यूशन ऑफ फोर्स। कंपोजिशन का सीधा सीधा मतलब होता है संयोग। रीसोल्यूशन या रिजोल्यूशन कोई कोई बोलता है ना, रिसोल्यूशन रिजोल्यूशन, है ना, बोलते हैं सॉल्व करना। रिसोल्यूशन यानी सॉल्व करना ऑफ फोर्सेस को। फोर्सेस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स बल वह बाह्य कारक होता है जिससे हम किसी वस्तु के गतिमान अवस्था से विरामावस्था और विरामावस्था से गतिमान अवस्था और उसकी दिशा को बदल सकते हैं। वही क्या होता है, हमारा बल होता है। या सीधे सीधे कह सकते हैं किसी वस्तु पे खिंचाव या खिंचाव या दबाव के को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, खिंचाव या दबाव को बल कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 पे। तो हमारा सबसे पहले है सिस्टम ऑफ फोर्स। किसी पिंड पे, अब क्या है, देखो इधर देखो, कॉन्सेप्ट समझो। किसी पिंड पर यदि एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य करता है तो उसे सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी पिंड पे दो या दो से अधिक बल कार्य करता है तो उसे सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। अब जैसे मैंने बात करें कंपोजिशन सॉरी कंप्रेस फोर्स और टेंशन फोर्स, कितने बल कार्य कर रहे थे, दो। तो वो क्या थे, एक प्लेन पे कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक प्लेन पे, यानी कोई पिंड था, एक इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। ये भी फोर्स था और ये भी फोर्स था। तो दो बल कार्य कर रहे थे, दोनों क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट रहे हों। और कंप्रेशन फोर्स की बात करें, संपीड़न की, तो वो क्या था, दोनों ये भी एक क्या थे, दोनों अपोजिट थे, लेकिन थे कहां, एक प्लेन पे। तो अब क्या है, दो या दो से अधिक पिंड दो या दो से अधिक बल एक साथ किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अब सर कार्य तो कर रहा है, इसे कहते क्या है, वही तो जानने आए हैं ना, वही जानने आए ना। देख, वही जानने आए हैं कि जो बल कार्य कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में भी कार्य कर रहा है और सेम डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, तो क्यों, क्या है वो, कि किस नाम से हम उसे जानेंगे। तो जानने के लिए तो आए हैं, तो सीखो ना। पहला क्या है, सिस्टम, क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्स के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सिस्टम ऑफ फोर्स के दो बच्चे हैं। क्या है, दो बच्चे हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स के दो बच्चे हैं, पहला कोप्लेनर और दूसरा नॉन कोप्लेनर। समझ रहे हो, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। एक को जैसे होता है ना, जैसे मान लो क्या है, गांव में रामू काका है, रामू काका के दो बच्चे थे, है ना, रामू काका के दो बच्चे थे, एक मान लो राजू, एक काजू, एक राजू और एक काजू,
राजू जो था वो बड़ा ही लायक था और काजू क्या था, नालायक था। तो वैसे ही इनके बच्चे, ये जो है इसके दो बच्चे, यानी दो प्रकार है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। इसके भी कितने घटक हैं, इस ये कोप्लेनर भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, और नॉन कोप्लेनर क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक्चुअली देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डिफाइन नहीं है, मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें मिटाऊंगा, रफ करूंगा और फिर लिखते जाऊंगा, क्योंकि इतने पे चीजें आई नहीं है एक साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। चलो टॉपिक पे आते हैं। कोप्लेनर में क्या है, कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। ठीक, कितने प्रकार के, 4, कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। अब नॉन कोप्लेनर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। तो भाई अब सर इसके बारे में जानेंगे कैसे, तो पहला देखो कोप्लेनर फोर्स, समतली बल और कोलिनियर को एक साथ पढ़ते हैं। कोप्लेनर फोर्स और कोलिनियर या कोलाइनर फोर्स को एक साथ पढ़ते हैं, कोलाइनर फोर्स को एक साथ पढ़ते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स है ना, थोड़ा आराम से करते हैं। ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन, जहां पे ये क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन जैसे हिट करेंगे फोर्स को, एक ही समतल प्लेन पे हो, उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। कह रहा है कि एक ही प्लेन, प्लेन मतलब क्या होता है, तल, किसी वस्तु का सतह। अब जैसे ये डस्टर है, ठीक, डस्टर का क्या होता है, ये क्या है, क्यूबिक है, इसके कितने प्लेन होते हैं, 6, 1, जस्ट इसके अपोजिट 2, 3 और इसके अपोजिट 4, ये 5 और इसके अपोजिट 6। अब कह रहा है कि एक ही तल पे हो, ऐसा बल जिनकी क्रियाएं एक ही तल पे हो, उसे कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। अब सर यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, लग तो एक ही प्लेन पे रहे हैं, एक ही प्लेन है वो, ठीक। अब सर यहाँ पे 3 बल क्यों लगा रहे हैं आप, तो भाई हमने क्या पढ़ा, 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। तो अब देखो, एक फोर्स इसी पे लगे ऐसे, दूसरा ऐसे, ठीक है, एक और लग जाए इसी पे ऐसे ऐसे, एक यहां से लग रहा है, देखो ना, एक यहां से लग रहा है, एक यहां से लग रहा है, और एक क्या कर दे, यहां से लग जाए। एक ही प्लेन पे कितने कितने बल लग रहे हैं, 3, लेकिन है क्या, तीनों एक ही प्लेन पे हैं, ठीक, एक ही प्लेन पे हैं। और डायरेक्शन क्या है, कोप्लेनर फोर्स, एक ही प्लेन पे जब लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। और ये क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है। देखो ये एक पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है ना, और इधर से एक और बल लगा दो तो ये क्या है, सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स। अगर यहां पे जैसे एक ले लो, ये कोई बीम है, समझो बात को, एक कोई बीम है, अब इस पे मैं फोर्स अप्लाई करूं, एक बीम है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई करूं, ठीक, ये देखो, एक ही सतह पे ढेर सारे फोर्स क्या किया मैंने, एक ही तल पे कितने फोर्स अप्लाई कर दिया, बहुत सारे। अब ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो इसे ही क्या कहते हैं, कोप्लेनर फोर्स। अब सर कोप्लेनर हो गया, ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन एक ही तल पे हो, उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। तो अब समझो, नॉन कोप्लेनर कैसे कहेंगे, अब ये डेफिनेशन हो गया, बस कोई और बल किसी अन्य डायरेक्शन से, किसी अन्य प्लेन पे, मान लो अब ऐसे लग रहा है तो कोई बल ऐसे लग गया, ये देखो ना, ये लग गया, तो एक ही प्लेन से तो लग नहीं रहा है, अलग डायरेक्शन हो गया ना। अगर ऐसे है, देखो ये डस्टर है, मैंने ऐसे लगाना शुरू किया, ऐसे बल लगा रहा हूं सब, तो अब एक ही तल पे लग रहा है, ऊपर वाले तल पे बल लग रहा है ना।
कहोगे सर ऐसे लगा रहे हो तो एक ही तल तो हुआ, नहीं भाई देखो ना, ये समतल है ना, और इस पे मैंने एक ऐसे फोर्स लगाया, एक ऐसे फोर्स लगाया, ये तो क्या हुआ, एक ही तल पे बहुत सारे दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं, और एक फोर्स या एक दो अलग फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगे, तो ये क्या हुआ, प्लेन चेंज हो गया लेकिन तल एक ही है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। जैसे ऐसे लग गया, देखो सब चीजें यहाँ पे लिख के बताई नहीं जाएंगी, तो कुछ चीजें आप खुद नोट डाउन करो, थोड़ा सा डिफिनेशन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, समझो बात को। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो क्या होगा, नॉन कोप्लेनर। अब कोलिनियर फोर्स, समरेखी बल, ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीधी रेखा सेम लाइन में हो, उसे कोलिनियर फोर्स कहते हैं। समझो बात को, क्या कह रहा है, ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में हो, उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स कहते हैं। जैसे अब देखो, एक ये तल है, एक तल है ना, इस पे F1 लगा, ठीक है, यहां पे एक फोर्स लगा F1, और एक ऐसे लगा F3, और एक ऐसे, ये क्या है, एक रेखीय तल में है, एक समतल पे है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, एक ही लाइन में लग रहा है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अब ये देखो, एक ये तल है, ठीक है, एक तल है, एक ऐसे फोर्स लगा, एक ऐसे फोर्स लगा, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब मान लो कुछ फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इसको हम नाम दे देंगे क्या, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। अब देखो कह रहा है कि सेम लाइन में हो, कोलिनियर फोर्स कहते हैं, सेम लाइन में हो, एक्शन ऑफ लाइन, ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीधी रेखा में, उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स कहते हैं। अब देखो लग रहा है एक ही लाइन पे, चाहे इधर से लगा लो चाहे अपोजिट डायरेक्शन से लगा लो, लग रहा है एक ही डायरेक्शन में, सॉरी लग रहा है एक ही प्लेन पे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्स कहते हैं। और अगर एक ही तल पे, अगर एक ही तल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर एक ही तल पे फोर्स लग रहा है, चाहे एक डायरेक्शन से लगे चाहे दूसरी डायरेक्शन से, बट एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो क्या होगा, कोप्लेनर हमेशा रहेगा। बात समझो, अगर एक ही तल पे एक लाइन में एक ही प्लेन पे फोर्स लग रहा है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो चाहे एक दूसरे के पैरेलल लग रहा हो, लेकिन एक ही तल पे होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाओ, हर पॉइंट को आपको मैं लिखाऊंगा नहीं, हर उनसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कहेंगे। फिर सुन लो, अगर एक ही तल पे, एक ही तल पे लाइन ऑफ एक्शन, एक ही तल पे लाइन ऑफ एक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो क्या है, कोप्लेनर, सॉरी वो क्या है, कोलाइनियर, कोलाइनियर या कोलिनियर फोर्स है, वह हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर फोर्स होगा। नॉर्मल सा एकदम जनरल उदाहरण दूं, ट्रेन में तो बैठे होगे अपन यार, यात्रा करते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो विदाउट टिकट करते हो तुम लोग, है ना। स्टूडेंट लाइफ में सर टिकट यह है, सर एक ही तो स्टॉप है, स्टूडेंट है, आईडी कार्ड दिखाया और विदाउट टिकट घूम रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन क्या होता है, सारी डब्बे एक साथ जुड़े होते हैं, सारे डब्बे एक साथ जुड़े होते हैं, और जैसे ही ब्रेक लगता है सभी लोग एक साथ आगे जाते हैं, है ना। ऐसे है, ऐसे हुआ, ब्रेक लगा तो सभी लोग एक साथ आगे जाते हैं, और सभी डब्बे एक लाइन में, एक तल में ही मूव करते हैं। तो एक ही फोर्स लगा, और सभी एक ही को तो लगेगा नहीं, जितने बोगियां होंगी सब में फोर्स लगेगा, और सेम फोर्स लगेगा, और सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा, लेकिन तल एक ही होगा। और चला तो ये पीछे अपोजिट भी लगा, तो दोनों क्या हुआ, जितना
आगे जाएगा जितना फोर्स लगाएगा और पीछे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट है लेकिन है कहां, एक ही तल में, तो उसे क्या बोलते हैं, सेम लाइन में है, कोलाइनियर या कोलिनियर फोर्स, और वो हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, और इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब कहोगे सर यहाँ पे कोलिनियर हो गया, तो सर यहाँ पे जो कनकरेंट होगा, अब क्या करेंगे, कनकरेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे, कनकरेंट फोर्स की बात करेंगे। अब कनकरेंट फोर्स क्या होता है, समांगी या समकेंद्री बल। ठीक, सभी बल जो किसी एक बिंदु पर मिलते हैं किंतु लाइन ऑफ एक्शन है, वो क्या होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। सुन, सभी बल जो किसी, जैसे अब बात करते हैं अपसारी और अभिसारी, है ना, अपसारी और अभिसारी। सभी प्रकाश एक बिंदु पर मिलते हैं और सभी प्रकाश एक बिंदु से फैलते हैं, तो सभी का डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है ना भाई। अपन देख सिंपल भाषा में समझेंगे, अभिसारी और अपसारी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, है ना। तो वहां पे देख, अभिसारी और अपसारी, अपसारी फैलेगा, अभिसारी एक बिंदु पर मिलेगा। तो यहीं पे वो क्या कह रहा है, कॉनकरेंट फोर्स, सभी बल, अब अभिकेंद्री बल को समझो, अपसारी और अभिसारी, अभिसारी को समझो, अभिकेंद्र में क्या कहते हैं, अभिकेंद्र में सभी बल जो किसी एक बिंदु पर मिलते हैं किंतु लाइन ऑफ एक्शन, देख यहां से बिंदु है, एक लाइट इधर से आया, 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 एक लाइट इधर से, और एक इधर से। बहुत सारे फोर्स हो गए, है ना, बहुत सारे फोर्स हो गए। और कहां मिलेंगे सभी लाइट, एक बिंदु पे, एक बिंदु पे, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। सर एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो सुनना, सभी बल जो किसी एक बिंदु पर मिलते हैं किंतु लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन, अब देख सभी का डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मिल कहां रहे हैं, एक पॉइंट पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोकरेंट फोर्स कहते हैं। सभी बल जो किसी एक बिंदु पर मिलते हैं किंतु लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 एंड F8, उसी को मैं यहाँ पे किया था। और ये क्या है, एक तल है, लाइन ऑफ एक्शन, एक बिंदु पे सभी लोग मिल रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इसी पॉइंट को, जो समतल तल है, एक तल है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। फिर से देख, सभी बल जो किसी एक बिंदु पर मिलते हैं किंतु लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है। सभी फोर्स कहां लग रहे हैं, देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट से निकल रहा है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है। अपसारी की बात करो, अपसारी की, अब फैलाव, अपसारी यानी फैलाव, एक ही, अब टॉर्च जलाते हैं तो एक ही बिंदु से लाइट निकलती है और ऐसे निकलती है और बहुत सारे डायरेक्शन में जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी। और ऐसे लाइट आके एक ही बिंदु पे मिलती है तो क्या होता है, अभिसारी। तो वही एक बिंदु पर मिलती है, सभी फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से आके एक बिंदु पे मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स। और एक बिंदु पे नहीं मिले, एक तल पे होंगे लेकिन एक बिंदु पे न मिले, जैसे अपसारी, एक बिंदु से तो निकलेगा प्रकाश लेकिन मिलेगा किसी से नहीं, पैरेलल होगा ही नहीं, पैरेलल होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, अपसारी होगा। अपसारी होगा तो उसके साथ क्या होगा, नॉन कंकरेंट फोर्स। सभी बल जो किसी एक बिंदु पर, नॉन कंकरेंट फोर्स, सभी बल जो किसी एक बिंदु पर होगी किंतु लाइन ऑफ एक्शन किसी एक बिंदु से नहीं गुजरती, लाइन ऑफ एक्शन एक बिंदु से नहीं गुजरती। देख ये क्या है, हमारा तल है या प्लेन है, अभी सभी बिंदु से एक ही जगह से गुजर रही है फोर्स, एक ही तल से गुजर रही है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ईस्ट टू
पैरेलल टू ईस्ट नहीं है, या पैरेलल टू ईस्ट टुगेदर नहीं है ना, ईच अदर नहीं है, पैरेलल टू ईच अदर नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्स। समझ आ रहा है बात? आई होप समझ रहे होगे। सभी बल जो किसी एक बिंदु पर होगी, किंतु लाइन ऑफ एक्शन जो है किसी एक बिंदु से नहीं गुजरती। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही बिंदु पे मिल रही थी, लेकिन वो एक बिंदु पे नहीं मिलेगा। नॉन कंकरेंट क्या होगा, एक बिंदु पे नहीं मिलेगा। जैसे अभिसारी क्या होगा, एक ही पुंज पे इकट्ठा होती है, लेकिन अब सारी एक ही पुंज से निकलती है और फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है, और वो फिर किसी से नहीं मिलती, अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती है। तो वो क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्स है, नॉन कंकरेंट फोर्स है। तो अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें हम बात करेंगे किससे, नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल। इसको देखो, इसको है ना, इसको देखो, बात करते हैं। अब देख, सभी बिंदु एक बिंदु से आ रही हैं, लेकिन एक ही प्लेन पे मिल रही हैं। क्या हो रहा है, एक ही, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल। सभी बिंदु क्या हो रही है, एक ही पे मिल रही हैं। पैरेलल देखेगा, देख ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये होगा, ये होगा, है ना, एक दूसरे के पैरेलल होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आ जाए, समझ बात को, एक पॉइंट ऐसे आ जाए तो नॉन कंकरेंट क्या हो जाएगा, नॉन कंकरेंट। और अगर पिंड देखो, ऐसा एक प्लेन है, एक इधर चले जाए, एक इधर चले जाए, एक इधर चले जाए, है ना, एक इधर चले जाए, और एक वहां से क्या हो, ऐसे आ जाए, देख ऐसे सीधा 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 सीधा। एक इधर फोर्स चला गया, F4, F1, F2, F3, F4, और ये सीधा ऐसे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल। ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और ना ही कॉन्करेंट है, एक बिंदु पे भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये फैल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल का डेफिनेशन लिखो, नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल का डेफिनेशन लिखो। चलो मैं मिटा के लिख दे रहा हूं सीधे सीधे। सीधे मैं ही लिख दे रहा हूं भाई। ऐसा बल जो एक बिंदु पर एक तल पर तो हो, एक तल पर तो हो, किंतु एक दूसरे के पैरेलल ना हो, और एक बिंदु से ना गुजरे, उसे नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल कहते हैं। ठीक, नॉन कॉन्करेंट या नॉन पैरेलल कहते हैं, नॉन कंकरेंट या नॉन पैरेलल कहते हैं। नोट कर लो, ऐसा बल जो एक तल पर तो हो, किंतु एक दूसरे से पैरेलल ना हो, और एक बिंदु से ना गुजरे। अब देखो, एक यहां से फोर्स जा रहा है, एक यहां से फोर्स जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से, ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे, और एक फोर्स यहां से लग जाए, तल बदल गया। ठीक, एक तल पे भी नहीं है, एक बिंदु पे भी नहीं है, और पैरेलल भी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा। और सेम ये भी हो जाएगा, यही यहां पे भी हो जाएगा। नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल दोनों कहां पे होंगे, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स में होंगे। पैरेलल की बात करें तो सीधे यहीं पे ये भी आ जाएगा, कॉन्करेंट। एक तल पे हो, पैरेलल की बात करें, एक तल पे हो, एक बिंदु से गुजरे, और एक दूसरे के क्या होगा,
समांतर हो, एक तल पर सभी बल गुजरे व एक दूसरे के पैरेलल हो, उसे क्या कहते हैं? पैरेलल, पैरेलल फोर्स कहते हैं। देखो ना, एक तल है और ये बल लग रहा है और ये इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, एक पिंड ले लो, यहां से गुजार दिया, यहां से गुजार दिया, यहां से गुजार दिया, ये इधर से गुजार दिया, ये क्या है? पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। लेकिन एक बल यहां लगा दूं, एक बल यहां लगा दूं और एक बल यहां लगा दूं तो क्या होगा? नॉन पैरेलल हो जाएगा भाई। ये एक तल से हो रहा है लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा ना। तो ये चीजें थी पैरेलल एंड नॉन पैरेलल में। आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल, अब देखो, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करता है और उन सभी बलों के प्रभाव के बराबर जो एक बल होता है, उसे इन सभी बलों का परिणामी बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करता है, एक से अधिक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? उन सभी बलों के प्रभाव के बराबर एक बल होता है, उसे इन सभी बलों का परिणामी बल कहते हैं। जैसे यहां पिंड है, एक बल ऐसे लगा, एक F1 लगा, अब इसको न्यूटन या किलो न्यूटन में डिनोट करते हैं, न्यूटन या किलो न्यूटन में डिनोट करते हैं। तो अब इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है R इक्वल टू F1 प्लस F2। आपने फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा, जब वेक्टर पढ़ा होगा तो वहां पे वेक्टर विधि से हम क्या निकालते थे? रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे, याद होगा। रिजल्टेंट फोर्स होते थे वहां पे एकदम नॉर्मली दो होते थे, दो नियम होते थे। अगर पहला क्या होता था? अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, तो उसे हम क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। दूसरा, अगर फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे हम क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। तीसरा, पैरेललोग्राम, बलों का समानांतर नियम, ये 3 पढ़ा होगा वहां पे। तो अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने का दो नियम है। एक तो दो नियम है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, दो नियम। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के दो नियम होते हैं। देखो, एक तो वेक्टर और एक होता है अलजेब्रिक। ठीक, एक होता है अलजेब्रिक। ठीक, अलजेब्रिक में डायरेक्ट क्या करते हैं? मान लो 8 kg है प्लस 2 kg है इक्वल टू क्या हो गया? 10 kg, है ना? 10 kg। अब भाई दूसरा इसमें क्या होगा? मान लो 1 आवर है और इधर 6 आवर्स है, मिला के कितना हो जाएगा? 7 आवर्स। तो ये क्या है? अलजेब्रिक है, नॉर्मली सबको आता है कि भाई एक तो रिजल्टेंट फोर्स किससे निकल जाएगा? अलजेब्रिक मेथड से। दूसरा वेक्टर होता है, इसमें वेक्टर एक तो वही नॉर्मल, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब तीसरा इसमें क्या होता है? अब दूसरा वेक्टर का दूसरा क्या होता है? एक तो पैरेललोग्राम, उसी में दूसरा होता है मेथड ऑफ रिसोल्यूशन, मेथड ऑफ रिसोल्यूशन, और एक होता है पॉलीगन। तो हम जब रिजल्टेंट फोर्स अभी यहाँ पे इतना पढ़े हैं, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करता है तो उन सभी बलों के प्रभाव के बराबर जो एक बल होता है,
उसे इन सभी बलों का परिणामी बल कहते हैं। जैसे वहां पे वेक्टर नियम से क्या निकालते थे, R इक्वल टू F1 प्लस F2, जब टोटल होता था वो हमारा क्या होता था, रिजल्टेंट। मान लो यहाँ 7 दिया है, यहाँ 8 दिया है, सेम डायरेक्शन में है, कितना आ गया, 15 आ गया। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो 8 माइनस 7 कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। क्या, न्यूटन, भाई न्यूटन या किलो न्यूटन। इसी से डायरेक्ट सॉरी इसी से तो ड्रॉ करते हैं ना हम, या दिखा डिनोट करते हैं फोर्स को। तो ये हमारा हो गया, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अब हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ रिसोल्यूशन या रिजोल्यूशन। आप कुछ लोग रिजोल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ लोग रिसोल्यूशन पढ़ते हैं, और एक पॉलीगन। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब देखो कंपोजिशन फोर्स क्या होता है, जब किसी वस्तु पर दो, अब देखो वहां तक हो गया। अब बात करते हैं कंपोजिशन फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उन सभी बलों के समान प्रभाव व्यक्त करने वाले एक ही बल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कंपोजिशन कहते हैं। जब किसी बल दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उन सभी बलों के समान एक प्रभाव व्यक्त करने वाले बल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कंपोजिशन फोर्स कहते हैं। जैसे रिजल्टेंट के लिए क्या कर दिए, दो मेथड यूज किए, वैसे ही एनालिटिक करेंगे इसके अनुसार। एनालिटिक करेंगे किसके अनुसार, कंपोजिशन फोर्स के अनुसार। देखो अभी यहाँ कंफ्यूज मत हो कि सर कंपोजिशन फोर्स समझ में नहीं आया, रिजल्टेंट थोड़ा कंफ्यूजन में है। मैं इसलिए बताया कि जानो पहले होता क्या है। अभी जब आप डेरिवेशन कराऊंगा मैं किसका, पैरेललोग्राम का, मेथड ऑफ रिसोल्यूशन का, पॉलीगन लॉ का, तब हमें समझ में आएगा कि भाई रियल में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, कंपोजिशन फोर्स क्या होता है। तब हमें समझ में प्रॉपर आएगा। ये नहीं कि सर समझ में नहीं आया तो लेक्चर छोड़ दिया, नहीं भाई। रिजल्ट जैसे हम मैथ में क्या कहते हैं, सर लोग क्या कहते हैं, मैथ पढ़ते हो, मैथ में क्या होता है, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे फॉर्मूला याद होगा और हमें पता चलता है कि फॉर्मूले से हम कैसे नए नए क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम मैकेनिक्स में है, कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आते हैं। समझ में कब आते हैं, जब हम डेरिवेशन करते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसे हम तब हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यह पे क्या है, एनालिटिक मेथड, समझा क्या। जैसे अब मैं अगर महाभारत की बात करूं तो कॉन्सेप्ट क्या था, बर्बरीक है ना, बर्बरीक। बर्बरीक को आप लोग सभी लोग शायद ना जानते हो, लेकिन अगर कुछ जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। लेकिन बर्बरीक का जो दूसरा नाम है वो आप सभी लोग जानते हैं, खाटू श्याम। ठीक है, खाटू श्याम ही बर्बरीक का दूसरा नाम है। नाम कैसे पड़ा, किसी दिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा खाटू श्याम कैसे नाम पड़ा। तो बर्बरीक के पास 3 बाण थे, उसके पास 3 बाण थे जो कामाख्या देवी ने दिया था उनको। तो भाई वो क्या करता था, उसको तो मतलब उसने क्या किया, तपस्या की 7 दिन, उसको मिल गया। तो अब भाई उसको चुल्ल मची, टेस्ट कैसे करें भाई, टेस्ट कैसे करें, सच में ये काम करता है कि नहीं। तो वही तुम्हारा हाल होगा, सर बता तो दिया, काम कैसे करे। तो भाई उसने क्या किया, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इन द सेंस कि वो अपने गुरु की रक्षा कर रहा था, जिनका नाम विजय सेन था। उनके गुरु का नाम क्या था, विजय सेन। तो वहां पे कुछ राक्षसों ने था, तो वो भी राक्षसी प्रजाति का, लेकिन वो बहुत नेचर का बहुत अच्छा था, तो गुरु की रक्षा कर रहा था। तो उसने क्या किया, वहां पे ना वो अपने गुरु की रक्षा कर रहा था। तो अब भाई घेर लिए सब उसको मारने के लिए। तो उसने माता ने, जो कामाख्या माता है, उन्होंने 3 तीर दिए थे। एक सभी चीज को सिलेक्ट कर लेगा, दूसरा तीर जब पहले से सिलेक्ट कर लेगा सभी चीज को, जितने उसके शत्रु होंगे, तीसरा एक दूसरा जो बाढ़ होगा उससे सभी को खत्म कर देगा। तो पूछा माता तीसरे का क्या होगा, तो बोली कि जब इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब पूरे ब्रह्मांड को खत्म होना होगा, या इसकी जरूरत ही तुम्हें नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले चीजें जानो, पहले जानो कि ये चीजें होती क्या है। इसीलिए मैंने सिर्फ बता दिया, नोइंग रहे कि जब किसी वस्तु पर ऐसे अधिक बल कार्य करते हैं, उन सभी बलों के प्रभाव को एक बल होता है, प्रभावित एक बल होता है, उन्हें बल को जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो उन सभी बलों के प्रभाव के कारण
जो एक बल होता है उसे इन सभी बलों का परिणामी बल कहते हैं। जैसे आर क्या है, परिणामी बल है, और सभी बल क्या है, F1 और F2। रिजल्टेंट ये मिल गया किससे, हमारा एल्जेब्रिक मेथड से या वेक्टर के नॉर्मल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट से। अभी बाकी क्या रह गया, पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ रिसोल्यूशन और पॉलीगन और कंपोजिशन ऑफ फोर्स। हम किसके द्वारा समझेंगे, पैरेललोग्राम से, मेथड ऑफ रिसोल्यूशन से, पॉलीगन लॉ से। तो मैं आप आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्या होता है सिस्टम ऑफ फोर्स। अगर नहीं समझ में आती, कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करिए कि सर थोड़ा धीरे, या सर थोड़ा और क्लियरिफाई करिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि 100% कोशिश करूंगा कि आपको वो चीजें मैं क्लियर करके दूं, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। और मैं सभी मेथड और सभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की और रिजल्टेंट फोर्स की। थैंक यू सो मच।